अध्याय 281 समय के विरुद्ध खेती करना। ओह! एक तलवार की रोशनी चमकी। बूम! स्पाइन पिग राक्षस का विशाल शरीर, जिसकी ऊंचाई 30 फीट थी, ढही हुई मूर्ति की तरह जमीन पर भारी होकर गिरा। उसके गले में आधे मीटर के घाव में भूरे रंग का खून ऐसे बह रहा था जैसे बांध टूट गया हो। वह राक्षसी जानवर क्षेत्र के समापन पर एक राक्षस था, जिसके शरीर पर कांटों जैसे काले धब्बे थे, और सबसे भयानक रक्षात्मक क्षमता थी। ऐसा कहा जाता था कि वे राक्षस मार्शल सोल्जर क्षेत्र के समापन पर मास्टर्स और यहां तक कि मार्शल मेंटर क्षेत्र के प्राथमिक रैंक के मास्टर्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। डिंग हाओ के साथ 4 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद अंततः उसे एक तलवार के वार से मार दिया गया, क्योंकि डिंग हाओ ने एक दोष देखा था। घरघराहट। अपने हाथों में तलवार और कृपाण को सहारा देते हुए डिंग हाओ भारी सांस लेते हुए झुका। ठंडी हवा में गर्म पसीने ने धुंध का रूप ले लिया था, और डिंग हाओ के कपड़े लड़ाई के दौरान पहले ही फट चुके थे। बढ़िया कपड़े उसके शरीर से पूरी तरह से चिपके हुए थे क्योंकि वे पूरी तरह से गीले थे। बाहों और पीठ पर चौंकाने वाले निशानों के बीच चमकीला लाल खून झरने की तरह बह रहा था, जिससे डिंग हाओ को बहुत शर्मनाक नजर आ रही थी। शिकार। आखिरकार दानव क्षेत्र के समापन पर एक राक्षसी जानवर था, जो मानव मार्शल सैनिक क्षेत्र के समापन के बराबर था। इससे निपटना इतना आसान नहीं था। शारीरिक शक्ति में थोड़ी सी सुधार के बाद डिंग हाओ को एक सुरक्षित घाटी मिल गई और उसने सांस को नियंत्रित करने तथा अपने घावों को भरने के लिए जादुई कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ब्लड ड्रैगन गांव को नष्ट हुए 1 महीना हो चुका था। 1 महीने पहले डिंग हाओ ने ली युनकी के माध्यम से सन की आदमी वांग ज्यूफेंग को एक संदेश भेजा। जैसा कि अपेक्षित था, घाटी गांव के ग्रामीणों के निवास अधिकारों से संबंधित समस्या हल हो गई थी। तब तक गांव वाले बेहद सुरक्षित शहर में चले गए थे। डिंग हाओ की व्यवस्था के तहत ब्लड ड्रैगन गांव से प्राप्त खजाने से गांव वालों ने शहर में कई संपत्तियां खरीदी, जो उनके लिए खुद का पेट भरने के लिए पर्याप्त थी। जब तक वे अपने व्यवसाय को ठीक से प्रबंधित करते हैं, वे धन भी जमा कर सकते हैं और इसे बिना किसी चिंता के अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। छोटी लड़की गाओ जुएर को ऊंची कीमत पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए पीसफुल सिटी के एक बेहद मशहूर मार्शल क्लब में भेजा गया। डिंग हाओ की योजना के अनुसार 1 साल बाद गाओ जुएर तलवारबाजी सीखने वाले संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकेगी, ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट की पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ये सब संभालने के बाद डिंग हाओ ने गो नू के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली थी। गाओ परिवार चिंता मुक्त जीवन जी रहा था। डिंग हाओ को उनके रक्षक योद्धा के रूप में उनके साथ रहने की जरूरत नहीं थी। इन सब से निपटने के बाद डिंग हाओ ने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में लौटने की जहमत नहीं उठाई। 1 महीने से ज्यादा समय से वह स्नो ड्रैगन माउंटेन में था। रोजमर्रा की नीरस और उबाऊ साधना के अलावा वह लगातार खुद को कई तरह के राक्षसों और जानवरों का शिकार करने की चुनौती दे रहा था, ताकि अपने युद्ध के अनुभव और कौशल को निखार सके। इसके परिणामस्वरूप उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था। ओह हाहा, ये जंगली सुअर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। शैतान बिल्ली ईविल मून कहीं से प्रकट हुई। जब उसने जमीन पर रीढ़ वाले सुअर राक्षस के विशाल शरीर को देखा, तो उसने आदतन अपना सिर फुलाया और सुअर को निगल लिया, जो उससे 1000 गुना बड़ा था। सीटी। डिंग हाओ ने धुंधली सांस छोड़ी, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। धूपबत्ती जलाने के दौरान अपनी सांस को नियंत्रित करने के बाद उसके शरीर में 2 तरह की चरम यांग आकाश अग्नि क्यूई और चरम यिन नरक क्यूई ऊर्जाएं काम कर रही थी, जिससे उसके चौंकाने वाले घाव ठीक हो गए और लाल और उथले निशान रह गए। अगले दिन वे निशान पूरी तरह से गायब हो गए। 1 महीने की साधना अवधि के बाद डिंग हाओ की ताकत 12 मानक मेरिडियन और 6 स्ट्रेंज मेरिडियन और रेन मेरिडियन के डबल मेरिडियन के 5 एपर्चर वाले मार्शल सोल्जर दायरे में हाथ के माइनयान के दूसरे चैनल तक पहुंच गई थी। उसने रॉकेट जैसी प्रगति की थी। इसके अलावा उसका शरीर रहस्यमय सफेद तरल द्वारा रूपांतरित हो गया था और उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय थी, इसलिए इतने कम समय में उसके निशान गायब हो गए थे। अगली बार मेरे लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी लाओ। पूर्णता क्षेत्र में राक्षसी जानवर अब एक तीक्ष्ण भूमिका नहीं निभा रहे थे। डिंग हाओ ने ईविल मून को देखा, जो उसे एक टेढ़ी मेढ़ी नजर से देख रहा था, और उसने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे दानव सैनिक क्षेत्र में राक्षसों की तलाश करनी चाहिए। दुष्ट चंद्रमा में एक अजीब क्षमता थी।
वह हमेशा ऐसी जगहें ढूंढ सकता था जहां कुछ राक्षस छिपे हुए थे या जमे हुए थे। इसके अलावा वह डिंग हाओ की जरूरतों को पूरा कर सकता था ताकि डिंग हाओ के लिए स्थिर शक्ति वाले राक्षसों को ढूंढ सके और युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सके। ऐसा प्रतीत होता था कि यह क्षमता प्राकृतिक खजाने को खोजने की उसकी क्षमता से विकसित हुई थी, और यह भयावह था। एक महीने के लिए शैतान बिल्ली ईविल मून द्वारा प्राप्त ऐसी क्षमता के साथ डिंग हाओ ने विशाल स्नो ड्रैगन पर्वत में राक्षसी जानवर क्षेत्र में सही राक्षसों को ढूंढ निकाला, बिना किसी भयानक ताकत वाले राक्षसों को खोजने या उनका सामना करने में विफल हुए, ताकि वह अप्रतिरोध्य खतरे का सामना कर सके। माइयाओ दानव सैनिकों के क्षेत्र में दानव, वे मानव मार्शल गुरुओं के क्षेत्र में स्वामी के बराबर हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उनसे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? शैतान बिल्ली ने आलस से डकार ली और संदेह से डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ ने अपने हाथों से जंग लगी तलवार और लंबी कृपाण रख दी और बिल्ली को नजरअंदाज कर दिया। ये बिल्ली अधिक दुष्ट होती जा रही थी। डिंग हाओ ने आज की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। देर हो रही थी। उसने दूर से खूबसूरत नज़ारे देखे। दूर से एक घना टूटा हुआ पहाड़ जैसा बादल ऊपर की ओर लुढ़क रहा था, और एक भारी बर्फबारी आ रही थी। चलो वापस चलते हैं। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। डिंग हाओ का अस्थायी निवास एक बर्फ की चोटी पर था, जो राइजिंग ड्रैगन पीक से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। स्नो ड्रैगन माउंटेन में आंतरिक क्षेत्र था। अपनी लॉक्यूई के साथ डिंग हाओ ने पहाड़ के आधे रास्ते में एक बहुत बड़ी बर्फ की गुफा खोली और एक आरामदायक जीवन जिया। मिस्टर डिंग, क्या तुम वापस आ गए हो? आज का डिनर पहले ही बन चुका है, गंजे वांग फैंग ने कमर में एप्रन बांधे हुए कहा। उसने घर पर एक अच्छे व्यवहार वाले पुरुष रसोइये की तरह मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शुरुआत में 10 से अधिक काले शूरवीरों को पकड़ लिया गया और वे भाग्यशाली थे। जैसा कि कहावत है कि जब पेड़ गिरता है तो बंदर बिखर जाते हैं। 3 गांव के मुखियाओं को जलती हुई गर्म कृपाण से सजा सुनाए जाने के बाद ब्लड ड्रैगन गांव के सभी ग्रामीणों को जियागो दुनिया के लोगों द्वारा लगभग मार डाला गया था, सिवाय उन लोगों के। वे बुराई को त्यागने और अच्छाई का अनुसरण करने के कारण बच गए। गंजे आदमी को छोड़कर वैली विलेज के 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को अंगरक्षक या मजदूर के तौर पर पीसफुल सिटी भेज दिया गया। गंजे आदमी को शैतानी बिल्ली ईविल मून ने रखा था, क्योंकि बिल्ली को एक नौकर की जरूरत थी। मई आओ छोटा गंजा, मेरे कंधे दबाने के लिए यहाँ आओ। दुष्ट चंद्रमा बर्फ की गुफा में कूद गया और गर्म खाल से ढके बिस्तर पर लेट गया। अपने पैरों पर पैर फैलाकर उसने गंजे व्यक्ति की ओर अपना पंजा लहराया। गंजा आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। अपनी गाजर जैसी उंगलियों से गंजे आदमी ने बिल्ली के कंधों को सावधानी से मसला, बिना किसी लापरवाही के। बहुत जल्द ही शैतान बिल्ली की आरामदायक खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। बिल्ली खुशी से सो गई। डिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया। कितना खराब स्वाद वाली बिल्ली है ये। जब गंजे आदमी का सामना बिल्ली से हुआ तो वह उसकी जिंदगी भर की दुश्मन बन गई। दुर्भाग्य से वह इतना परेशान था कि वह असहाय हो गया। शायद वह अपने पिता की सेवा के लिए उतना समर्पित नहीं था। ये कहा जा सकता है कि दुष्ट व्यक्ति को शैतान बिल्ली द्वारा प्रताड़ित किया गया था। लेकिन फिर उन दिनों में इधर उधर भटकने के बाद गंजे आदमी की खाना पकाने की कला में बहुत उन्नति हो गई थी। उसने जो कुछ पकाया था वह मुश्किल से स्वादिष्ट निकला। रात का खाना खाने के बाद डिंग हाओ ने विशेष रूप से विकसित बर्फ के कमरे में प्रवेश किया और समय के खिलाफ अपनी पागल साधना शुरू कर दी। खंडवी बर्फ दुनिया। अध्याय 282। एक रहस्यमय स्क्रॉल। डिंग हाओ मार्शल आर्ट, शिलालेख, अमृत कौशल और शिल्प कौशल की साधना कर रहा था, इसलिए उसके पास आराम करने का समय ही नहीं था। वह लगभग पूरा दिन और रात बोरिंग तरीके से साधना करने में बिताता था, दिन में 2 या 4 घंटे सोने के अलावा। अगर उसे कोई छोटी सी सफलता या बाधा मिलती तो वह बाहर निकलकर शक्तिशाली राक्षसों को मार डालता ताकि वह साधना के बारे में अपनी समझ को सत्यापित कर सके। वह एक तपस्वी साधु का जीवन जी रहे थे। सौभाग्य से तलवार मास्टर ने उसे आत्मा को बढ़ाने की विधि सिखाई थी, इसलिए वह कुछ समय साधना करने के बाद ऊर्जा बहाल कर सकता था। इस वजह से डिंग हाओ मुश्किलों से पार पा सका। पलक झपकते ही एक और रात बीत गई। जब दुष्ट चंद्रमा जागा तो उसने देखा कि डिंग हाओ अलाव के पास बैठा है और पीले चमड़े की पेंटिंग स्क्रॉल देख रहा है। मई आओ
क्या तुम सच में बुरे आदमी की बातों पर यकीन करते हो और सोचते हो कि टूटी हुई तस्वीर में कुछ चौंकाने वाला है? दुष्ट चंद्रमा ने अपने दांत पीस लिए और कुलीन और ठंडा दिखने लगा। उसने अपनी दुम उठाए और गुफा से बाहर चला गया। गंजा आदमी वांग फैंग उसके पीछे पीछे चला। बिल्ली को हर सुबह उठने के बाद अपनी आंत साफ करने की आदत थी। जब वह ऐसा कर लेता तो गंजे आदमी को गंध को सहना पड़ता, आंतों में राक्षसी क्रिस्टल को ढूंढना पड़ता, उन्हें साफ करना पड़ता और उन्हें बचाना पड़ता। डिंग हाओ ने मालिक और नौकर की तरफ देखा, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर उसने पीले चमड़े के स्क्रॉल पर नजर डाली। वह स्क्रॉल पहले घाटी गांव के बुजुर्ग गाओ लिन द्वारा डिंग हाओ को दिया गया था। यह प्राचीन स्क्रॉल, जो हमारे गांव परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया है, का एक लंबा इतिहास है। हमारे परिवार में अफवाहें हैं कि इस स्क्रॉल में एक जबरदस्त अवसर छिपा है। अगर कोई इसे डिकोड कर सकता है तो वह जल्द ही एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकता है। सैकड़ों साल से ज्यादा हो गए हैं और यह अफसोस की बात है कि कोई भी कभी भी रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है। धीरे धीरे कई लोगों को उस रहस्य पर यकीन नहीं होने लगा। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें धोखा दिया हो। जब पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों ने मुझे ये स्क्रॉल दिया तो उन्होंने मुझसे कहा, हमने अपने गांव परिवार में इतने लंबे समय से इस स्क्रॉल को रखा है, लेकिन हमें इसका मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हमें वह मौका नहीं मिला। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिले तो आपको उसे यह स्क्रॉल दे देना चाहिए, और शायद ये हमारे परिवार के लिए एक अच्छा मौका होगा। मैं मूल रूप से इसे गो नू को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा उच्च नहीं थी, उसकी योग्यता सीमित थी, और वह पहले से ही, अफसोस। अब आपके आशीर्वाद से हमारा गांव परिवार शांतिपूर्ण शहर में प्रवेश कर सकता है और पूरे दिन तनाव में रहने से बच सकता है। आपको हमारे धन्यवाद के रूप में ये स्क्रॉल मिलना चाहिए। ये वे शब्द थे जो गाओ लिन ने पेंटिंग भेंट करते समय कहे थे। डिंग हाओ ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन इस गर्मजोशी भरे कदम को ठुकराना कठिन था, इसलिए डिंग हाओ ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। सच कहें तो डिंग हाओ ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया था। घाटी गांव का गांव परिवार बहुत कमजोर था। वह एक संरक्षक का खर्च भी नहीं उठा सकता था, और ऐसा कहा जाता था कि घाटी गांव 100 साल पहले ही स्नो प्रांत में अस्तित्व में आया था। यह कोई प्राचीन परिवार या गिरा हुआ बड़ा परिवार नहीं था। इसके पास कोई रहस्य कैसे हो सकता है? हालांकि दो पुराने राक्षस, कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर, उस स्क्रॉल में अत्यधिक रुचि रखते थे। कृपाण मास्टर ने कहा कि पीला स्क्रॉल सामान्य लग रहा था, लेकिन इसका कम से कम 10,000 साल पुराना इतिहास था, और यह दुर्लभ चमड़े और धातु जैसी सामग्री से बना था। यहां तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि यह सामग्री क्या थी। शायद इसमें वाकई कुछ अच्छा था। इस तरह डिंग हाओ ने इसका अध्ययन करना शुरू किया। डिंग हाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना काम किए पैसा कमाने के बारे में दिवास्वप्न देखता था, लेकिन अगर यह वास्तव में एक छिपे हुए खजाने का नक्शा था, तो इसका अध्ययन करना उचित था। एक बार जब वह उस स्क्रॉल को डिकोड कर लेगा, तो उसके पास 3 साल बाद होने वाली लड़ाई के दौरान म्यू तियानयांग को हराने के अधिक अवसर होंगे। बस इतना था कि स्क्रॉल साधारण दिख रहा था, और यह कोई सामान्य खजाने का नक्शा नहीं था। इसकी पीली सामग्री पर 3 चोटियां थीं जो एक दूसरे के बहुत करीब थीं, जैसे कि वे 3 लोग एक साथ चल रहे हों। एक पेंटिंग के लिहाज से ये खराब था, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही ज्वलंत और वास्तविक था। तीनों चोटियां बेहद खड़ी और ऊंची दिख रही थीं। 3 चोटियों के बीच पहाड़ों से 2 विशाल चांदी के झरने बह रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे आकाशगंगा जमीन पर हो, सुंदर, शानदार और अजीब तरह से अवास्तविक। उस पेंटिंग ने डिंग हाओ को एक बहुत ही अजीब एहसास दिया। चोटियों और झरनों का अनुपात थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। झरने इतने चौड़े थे कि वे पहाड़ों में उल्टे लटके चांदी के पुल जैसे लग रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि इतने ऊंचे पहाड़ों में इतने शानदार झरने हो सकते हैं। झरनों के पानी का अंतहीन स्रोत आखिर कहां से आया? इसके अलावा स्क्रॉल पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली जगह आधे पहाड़ वाली जगह थी, जहां झरने के बीच में जानबूझकर एक लाल घेरा बनाया गया था। इसे दर्शाने के लिए कोई पाठ नहीं था। डिंग हाओ को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। घाटी गांव के बुजुर्ग गाओ लिन के अनुसार स्क्रॉल पर दिखाई गई स्थिति इस बर्फीले पहाड़ पर थी, लेकिन पिछले 1 महीने में मैं स्नो ड्रैगन माउंटेन की 72 चोटियों पर गया हूं।
और स्क्रॉल में दर्शाए गए 3 चोटियों को नहीं ढूंढ सका, न ही झरने। इस तस्वीर का रहस्य वास्तव में समझना मुश्किल है। डिंग हाओ ने कई दिनों तक सोचा, लेकिन उसे इसका हल नहीं मिला। मैयाओ, क्या तुम अभी भी इस बकवास पेंटिंग के रहस्य के बारे में सोच रहे हो? ईविल मून बर्फ के कमरे के बाहर से अंदर आया। अगर कोई रहस्य होता, तो गाओ परिवार आज इतना कमजोर नहीं होता। मेरी राय में, ये स्क्रॉल गाओ परिवार के पूर्वज द्वारा बनाया गया एक मजाक होना चाहिए। शायद तुम सही हो। डिंग हाओ ने स्क्रॉल बंद कर दिया क्योंकि वह इसे समझ नहीं पाया था। मैयाओ, उस थॉर्नबैक डेमन पिग का राक्षसी क्रिस्टल वाकई बहुत बड़ा है। मैं इसे लगभग बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे लगभग हेमेटोचेजिया हो गया था। राक्षस बिल्ली ने मुंह बनाया और बातचीत का विषय बदल दिया। उसने गंभीरता और प्रामाणिकता से कहा, शायद मुझे अपने भोजन के साथ सावधान रहना चाहिए। मैं उन बड़े लोगों को एक बार में निगल नहीं सकता। डिंग हाओ, उस समय गंजा आदमी वांग फैंग खुशी से बाहर से भागा। उसके हाथ में एक हथेली के आकार का पीला क्रिस्टल था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मास्टर डिंग, भगवान बिल्ली, यह एक बड़ा है। यह एक शीर्ष श्रेणी का दानव क्रिस्टल है और इसकी कीमत कम से कम 500,000 सोने के बराबर है। वह कांटेदार पीठ वाले दानव सुअर का दानव क्रिस्टल था। इधर मत आना, बस इसे दूर रख दो। डिंग हाओ ने अपनी नाक हिलाए और हाथ हिलाया। वांग फैंग तुरंत रुक गया और उसने उपहास किया और उस विशाल राक्षस क्रिस्टल को एक विशेष पशु त्वचा बैग में डाल दिया। उस थैले में दानव क्रिस्टल थे जो डिंग हाओ ने उस महीने के दौरान एकत्र किए थे। उनमें से कम सैकड़ों थे और उनके आकार और गुणवत्ता अलग अलग थे। उनमें से अधिकांश अच्छी गुणवत्ता के थे। वे कम से कम 6,000 या 7,000 टेल सोने के मूल्य के थे। अध्याय 283 तलवार की मंशा को समझना। वांग फैंग काले शूरवीरों का एक छोटा मुखिया हुआ करता था, लेकिन उसने कभी इतने सारे खजाने नहीं देखे थे। डिंग हाओ और ईविल मून की अनुमति मिलने के बाद वह हर रात उस बैग के पास सोता था। जैसा मालिक वैसा नौकर। कोई आश्चर्य नहीं कि राक्षस बिल्ली ने उसे नौकर समझा। मैयाओ, क्या तुम सच में आज दानव सैनिक क्षेत्र में राक्षसों को चुनौती देने जा रहे हो? राक्षस बिल्ली ने पूछा, जबकि उसने अपने छोटे पंजे झुकाए और अपना चेहरा धोया। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। मैयाओ, चलो चलें। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। 6 घंटे बाद बर्फ की चट्टान के शिखर पर बर्फ की चट्टानें नीली रोशनी से जगमगा रही थीं। वे सूरज की रोशनी में बहुत चमक रही थीं, बिल्कुल जमीन में धंसे हुए स्टील के चाकू की तरह। धमाका। लाल दानव क्यू के चारों ओर मंडरा रहे एक विशालकाय भालू ने अनिच्छा से दहाड़ लगाई, फिर नीचे गिरकर बर्फ की चट्टान को तोड़ दिया। तलवार का इरादा, हा हा हा, मैंने कर दिखाया। डिंग हाओ उस भालू को अचानक हराकर दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे सब समझ में आ गया और वह अपनी चोटों की परवाह किए बिना खिलखिलाकर हंसने लगा। तलवार का इरादा। अंततः उसे तलवार का इरादा समझ में आ गया था। वह विशालकाय भालू, जो अद्भुत लाल दानव क्यूई से घिरा हुआ था, एक दानव सैनिक था। यह मार्शल मेंटर दायरे के मानव स्वामी के बराबर था। यह जन्म से ही राक्षस था और इसमें अपने पूर्वज का खून था। हालांकि वह खून बहुत कम था, लेकिन एक साधारण राक्षस में जादुई शक्ति थी, जो उसे बेहद शक्तिशाली बनाती थी और आसानी से धरती को चीरने में सक्षम थी। उस जानवर की वास्तविक युद्ध शक्ति एक छिद्र वाले मार्शल मेंटर दायरे के मानव स्वामी की तुलना में भी अधिक मजबूत थी। सौभाग्य से, इसमें भालुओं की जन्मजात प्रकृति की कमियां थीं, अड़ियलपन। यही कारण था कि डिंग हाओ ने स्मोक बिलो ब्लरी तकनीक का उपयोग करके उससे लड़ने की हिम्मत की। लेकिन फिर भी, वो युद्ध बहुत ही खतरनाक था। यह मौत के साथ नाचने जैसा था। अगर वह जरा सी भी असावधानी करता तो वह भयंकर विनाश की शक्ति वाले भालू के पंजों की चपेट में आ जाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता। सौभाग्य से, डिंग हाओ का साहसिक कार्य अंततः सफल हो गया। युद्ध के दौरान वह स्वयं को भूल गया और अंततः उस रहस्यमयी भावना का अनुभव किया। वह था तलवार का इरादा। युद्ध के अंतिम क्षण में, डिंग हाओ ने तलवार से हमला किया जो आकर्षक और अप्रत्याशित था, लेकिन ये दाव से भरा था और तलवार के इरादे का अर्थ प्रतिध्वनित करता था। इसलिए, उसने उस राक्षस को मार डाला जो उससे एक क्षेत्र ऊपर था। हंसने के बाद, डिंग हाओ ने सांस ली और ध्यान केंद्रित किया, उस भावना के बारे में सोचते हुए जब उसने तलवार से हमला किया था।
वह बहुत देर तक बर्फ की चट्टान के किनारे पर खड़ा रहा और पूरी तरह से उस अनुभूति में डूबा रहा। समय उड़ गया। बर्फ उसके बालों और कंधों पर गिरती रही और मोटी होती गई, अंततः उसके लंबे बालों और शरीर को सफेद कर दिया, एक हद तक कि उसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। डिंग हाओ एक स्नोमैन बन गया। कुछ समय बाद अचानक स्विश स्विश स्विश, डिंग हाओ अचानक आगे बढ़ा, धीरे से अपनी जंग लगी तलवार लहराई। ब्लेड हवा में कट गया, जिससे कपड़े के फटने जैसी आवाज आई। हमला शुद्ध था और उसमें धुंधली तलवार की चमक थी, जो दूर तक चमक रही थी। डिंग हाओ संतुष्ट दिखे। अंततः उसने उस भावना पर काबू पा लिया। वह तलवार का इरादा था। यद्यपि उसकी तलवार की मंशा उस प्राचीन विशेषज्ञ की स्मृति की तुलना में बहुत कमजोर थी जो तलवार मास्टर ने उसे दिखाई थी, फिर भी यह डिंग हाओ के लिए पहले से ही एक बड़ी सफलता थी। अच्छा, तुमने आखिरकार तलवार की नीयत पर महारत हासिल कर ली। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। यह आसान नहीं है। नन्हे चेप डिंग के प्रयासों ने आखिरकार रंग दिखाया है। उसके मन में, उस दृश्य को देखकर, दो बूढ़े राक्षस, तलवार मास्टर और कृपाण मास्टर, हालांकि वे हमेशा डिंग हाओ की साधना में बहुत सख्त थे, उस समय उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। उन दिनों उन्हें डिंग हाओ की पागलपन भरी हरकतों के बारे में सब पता था। चूंकि डिंग हाओ के पास तलवार और कृपाण का संत शरीर था, इसलिए वह तलवार साधना के लिए एक बहुत ही विकृत प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। इसके अलावा, तलवार मास्टर के मार्गदर्शन में उसे तलवार के इरादे की एक अस्पष्ट समझ थी। उन दिनों, वह लगन से आत्मा को बढ़ाने की विधि का अभ्यास कर रहा था, और उसने प्राचीन चीनी कविताओं के तरीके से शिलालेखों का भी अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एक तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ जो अवर्णनीय और अकथनीय था। तथाकथित शिलालेखों में कविताओं के अर्थों के साथ कुछ समानता थी। इन विभिन्न कारकों के कारण, ये पूरी तरह से उचित था कि डिंग हाओ तलवार इरादे में महारत हासिल कर सके। हालांकि, अब आपने जिस तलवार की मंशा में महारत हासिल की है, वह केवल आधा कदम है। यह अधूरा है। प्रशंसा के बाद, तलवार मास्टर फिर से एक सख्त शिक्षक बन गए और डिंग हाओ पर ठंडा पानी डाला जो अभी भी उत्साहित था। आधा कदम तलवार इरादा। डिंग हाओ आश्चर्यचकित था। हाँ, कहने का मतलब है, आपने तलवार के इरादे की केवल सतह को ही समझा है, और इस प्रकार आप उच्च रैंक वाले राक्षसों को चुनौती दे सकते हैं। लाल लौ दानव भालू के साथ अपनी लड़ाई से देखते हुए, आप केवल 4 छोटे क्षेत्रों को चुनौती देने और उन्हें दरकिनार करने में सक्षम हैं। हालांकि, यदि आप वास्तविक तलवार के इरादे को समझते हैं, तो आप एक बड़े क्षेत्र को दरकिनार करते हुए चुनौती दे सकते हैं, जिसे नौ निषिद्ध भी कहा जाता है, तलवार मास्टर ने विस्तार से समझाया। डिंग हाओ ने सोच समझकर सिर हिलाया। तलवार मास्टर ने फिर कहा, हालांकि, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने आधे चरण वाली तलवार की मंशा में महारत हासिल कर ली है, जो एक ऐसे दरवाजे को तोड़ने के बराबर है जिसे दूसरे नहीं खोल सकते। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, संभावनाएं बनी रहेंगी। जैसे जैसे आपकी समझ और गहरी होती जाएगी, आप 10%, 20%, 30% और पूरी तलवार की मंशा में महारत हासिल कर लेंगे। इस दरवाजे को पूरी तरह से खोलना बस कोने के आसपास है। कृपाण मास्टर भी खुश थी और उसने उसे यथासंभव प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने में केवल 4 या 5 महीने लगते हैं। आज की उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय हैं। इसके अलावा, तलवार की मंशा और कृपाण की मंशा मूल रूप से एक ही है। चूंकि तुम्हारे पास कृपाण और तलवार के संत का शरीर है और तुम एक ही समय में कृपाण तकनीक और तलवार की तकनीक सीख रहे हो, इसलिए तुम जल्द ही कृपाण की मंशा में निपुण हो जाओगे। 2 पुराने राक्षसों के विश्लेषण के बाद, डिंग हाओ स्पष्ट रूप से समझ गया। मैयाओ, ये भालू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दुष्ट चंद्रमा मुंह में पानी लाने वाली नजर से आगे बढ़ा, बर्फ की चट्टान के बगल में पड़े लाल ज्वाला दानव भालू के शरीर को देख रहा था। आप तब तक खा सकते हैं जब तक आपको लगता है कि आपके पेट को इस दानव सैनिक के दानव क्रिस्टल से कोई समस्या नहीं है। डिंग हाओ उस छोटी दुष्ट बिल्ली के बारे में सोचते हुए बिल्कुल अवाक रह गया। 1 महीने से ज्यादा समय से उसने सैकड़ों भयंकर जानवरों और राक्षसों को खाया था, और उसने अनंत ऊर्जा को अवशोषित किया था, लेकिन उसके आकार में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। मैं दुष्ट चंद्रमा ने आलस से देखा और कुछ कहने वाला था,
लेकिन अचानक उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी गर्दन में रोए स्टील की सुइयों की तरह खड़े हो गए। उसने अपना शरीर झुकाया और कहा, हमें जाना होगा। मुझे खतरे की हल्की सी गंध आ रही है। उसके शब्द अभी खत्म नहीं हुए थे। ओह! एक तलवार की रोशनी चमकी। डिंग हाओ को बस इतना महसूस हुआ कि उसके सामने कुछ चमक रहा था, और एक भयानक और लगभग ठोस तलवार की रोशनी बेरहमी से पीछे से चली। जैसे ही वह आगे बढ़ी, बर्फ पर छींटे पड़े और तलवार के हमले से 2 मीटर से ज्यादा गहरी खाई बन गई, जो हजारों सालों से मौजूद बर्फ पर थी। अध्याय 284 तलवार क्रोधित, एक असामान्य हत्यारा। खतरा। खतरे की एक अभूतपूर्व भावना ने तुरंत डिंग हाओ के पूरे शरीर को घेर लिया। उन्होंने तुरंत धूम्रपान विधि का प्रयोग किया। डिंग हाओ थोड़ा हिल गया, और अगले ही पल, 1 दर्जन से अधिक यथार्थवादी छायाएं डिंग हाओ के शरीर से अलग हो गईं, पक्षियों के झुंड की तरह सभी दिशाओं में भागते हुए। डिंग हाओ उस शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह इससे बच ही सकता था। फिर भी, डिंग हाओ को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हथौड़ा उस पर लगा हो जिसका वजन कई टन पाउंड था। उसने अपने गले में खून महसूस किया और मुंह में खून भर लिया। मैंने 1 दर्जन सालों तक अपनी तलवारबाजी की कला को निखारा है। एक बार जब मैं अपनी तलवार लहराता हूं, तो मैं आसमान और धरती को हिला सकता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अच्छे हो या बुरे, और मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। मुझे सिर्फ पैसे की परवाह है। दूर से एक स्पष्ट और सुंदर कविता आई। डिंग हाओ ने ऊपर देखा और एक पतली सी आकृति देखी, जो जमीन से 1 मीटर ऊपर तैर रही थी, और दूर बर्फ की चट्टान से तेजी से बर्फ के बीच से आती हुई दिखाई दी। उस व्यक्ति ने हल्के नीले रंग का गाउन पहना हुआ था, और उसकी आस्तीन फड़फड़ा रही थी। उसके पैरों के नीचे बर्फ के टुकड़े कमल के फूलों की तरह थे। जब भी वह कदम रखता, उसके पैर के नीचे कमल का फूल होता। ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वास्तव में, उसने पलक झपकते ही 200 मीटर की दूरी तय कर ली। भयानक तलवार क्यों स्पष्ट रूप से उसका यादृच्छिक हमला था। डिंग हाओ, वह आदमी उसके पास आया। उसने डिंग हाओ को ध्यान से देखा और ध्यान से देखा। जिस तरह से उसने डिंग हाओ को देखा, वह एक शिकारी की तरह था जिसने आखिरकार अपना शिकार पा लिया था। तुम कौन हो? डिंग हाओ ने चुपके से पूछा। उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से तलवार क्रोधित हरे वस्त्र पहने आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया। वह 24 या 25 साल का था, उसका चेहरा गोरा था और चेहरे की बनावट साफ थी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा सिकोड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक तरह का गर्व और थोड़ी सी लाचारी थी। उसकी लंबी आंखें रुगन रोशनी से भरी हुई थीं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय। डिंग हाओ चौंक गया और भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अनुयायी हो? क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? स्वॉर्ड इंडिग्नेंट ने ईमानदारी से सिर हिलाया, सही। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अच्छे हो या बुरे, और चाहे तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। मुझे सिर्फ पैसे की परवाह है। डिंग हाओ जानता था कि वह कौन था। क्या तुम किसी के द्वारा किराए पर लिए गए हत्यारे हो? आप सही हैं, स्वॉर्ड इंडिग्नेंट ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया और मुस्कुराया। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में, आप वास्तव में पैसे के लिए हत्यारा बनना चुनते हैं? डिंग हाओ ने संदेहपूर्ण और उपहासपूर्ण लहजे में कहा। मैं हूं। उसका उत्तर हमेशा स्पष्ट और सरल होता था। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और अपने कंधों पर जमी बर्फ को झाड़ दिया। उसका हाव भाव बहुत ही शानदार था और उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं था। उसने कहा, अब जबकि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं तुम्हें तैयारी के लिए 10 सांसें दूंगा। तुम्हें पता है कि मैं भी तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय से हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारने जा रहे हो। डिंग हाओ धीरे धीरे शांत हो गया। एक हत्यारे के रूप में, मुझे केवल इस बात की परवाह है कि कीमत कितनी है। मैं यह नहीं पूछता कि लक्ष्य कौन है। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट अभी भी मुस्कुरा रहा था। 8 सांसें। डिंग हाओ ने व्यंग्य करते हुए पूछा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा? अपने दुश्मनों के बारे में सोचो। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट हमेशा एक अपरिवर्तनशील मुस्कान रखता था। वह एक हत्यारा था, लेकिन वह डिंग हाओ के पुराने दोस्त की तरह व्यवहार करता था। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, मरने से पहले, तुम अपने दुश्मनों के बारे में सोच सकते हो जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। शायद तुम इसका पता लगा सको। मैं तुम्हें पूरे 1 महीने से ढूंढ रहा हूं और आखिरकार तुम्हें पा ही लिया।
वैसे तुम्हारे पास 5 सांसें हैं। अच्छा, मेरा दुश्मन, डिंग हाओ ने वास्तव में अपना सिर झुकाया और गंभीरता से सोचा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। तलवार क्रोधित आश्चर्यचकित था। उसने नहीं सोचा था कि उस मामले में डिंग हाओ को वास्तव में अपने बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय वो उस सवाल के बारे में सोच रहा था। क्या उसने सोचा था कि उसे नहीं मारा जाएगा? या क्या डिंग हाओ को विश्वास था कि वह बच सकता है? स्वॉर्ड इंडिगेंट ने तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में 10 साल से अधिक समय तक साधना की थी और वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करता था। उसने कई बार 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता था। उसकी तलवार चलाने की प्रतिभा बहुत बढ़िया थी और वह अपने गुरु का पसंदीदा था और उसके साथी पुरुष प्रशिक्षु उससे ईर्ष्या करते थे। दुर्भाग्य से वह युवा था और सफलता पाने के लिए उत्सुक था। अपनी साधना की शुरुआत में उसने अक्षम क्यूई ड्राइंग पिल के साथ अपने क्यूई बीज को सक्रिय किया। इसलिए जब वह मार्शल मेंटर दायरे के पूर्ण समापन पर पहुंचा तो वह एक बड़ा मार्शल मेंटर बनने के लिए बाधा को तोड़ नहीं सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। हर कोई गौरव से पतन तक के उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सका। तलवार के नीचे क्रोधित व्यक्ति के मुस्कुराते चेहरे के पीछे उसका रुग्ण हृदय छिपा था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति धीरे धीरे हत्यारा बन गया। उसने लोगों को मारकर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास किया और अंत में वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे हत्या करने की लत थी। केवल उन्मुक्त आत्मा वाली हत्या, मारे जाने से पहले मृतकों की भयावहता और विनती, छलकता गर्म खून और टूटी हुई सफेद हड्डियां ही उसके असामान्य मनोविज्ञान को शांत कर सकती थी, जो हताशा के कारण होता है। तभी उसे उपलब्धि और संतुष्टि का एहसास हो सकता था। उसने बहुत से लोगों को मार डाला था। कभी कभी वह सिर्फ इसलिए हत्या करता था क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था, और कभी कभी वह पारिश्रमिक के कारण हत्या करता था। आखिरकार उसकी साधना अटक गई थी और कठिनाइयों से पार पाने के लिए उसे बहुत सारे संसाधनों, अमृत और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। उसकी खपत आम लोगों की तुलना में अधिक थी। डिंग हाओ को मारने के बाद उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डिंग हाओ भी उसके जैसा ही था, जो 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में प्रथम था। ऐसे युवा शिष्य को मारना, जिसके साथ ऐसा ही अनुभव हुआ हो, शायद उसके असामान्य मनोविज्ञान को और अधिक आराम दे। उस व्यवसाय को संभालने से पहले उन्होंने डिंग हाओ का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। डिंग हाओ का पता लगाने में काफी समय लग गया। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट के लिए यह कोई आसान हत्या नहीं थी। वह बहुत आनंद था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जल्द ही 10 सांसें बीत गईं। ईविल मून ने स्वॉर्ड इंडिग्नेंट के आते ही मृत होने का नाटक करने के लिए जमीन पर लेट गया था। वह इस मामले में एक विशेषज्ञ था। यहां तक कि एक जन्मजात महान ग्रैंडमास्टर भी यह नहीं देख पाएगा कि जमीन पर पड़ी सफेद बिल्ली वास्तव में जीवित थी। तलवार क्रोधित ने बिल्ली पर कोई ध्यान नहीं दिया। 10वीं सांस के आखिरी क्षण में डिंग हाओ ने ऊपर देखा, अपनी तलवार खींची और लहराया। हरकतों की एक श्रृंखला एक पल में समाप्त हो गई। उसके हाथ से चमकीली तारे जैसी तलवार की रोशनी की एक धारा धीरे धीरे और तेजी से निकली। जैसे ही उसने कार्रवाई की, डिंग हाओ ने तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, जिसका क्षेत्र उससे कहीं परे है, यदि डिंग हाओ अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट की पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह सदमे में दिख रहा था। एक शानदार तलवारबाज के रूप में, जिसने कई वर्षों तक तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में साधना की थी, वह जानता था कि डिंग हाओ का हमला कितना असामान्य था। आकर्षक और चमकदार तलवार की रोशनी शुद्ध और सरल थी। हालांकि उसे खतरे की गंध आ रही थी। हालांकि उन्हें एक उत्कृष्ट तलवारबाज होने का गर्व था और उन्होंने अपने से कम आयु के एक जूनियर के हमले से बचने की कोशिश नहीं की, जिसकी ताकत उनसे बहुत कम थी। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे रोकने की कोशिश की। झनकार। प्रारंभ में ये केवल धातु के प्रभाव की सूक्ष्म ध्वनि थी। टक्कर से थोड़ी सी भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। अध्याय 285 बाल बच निकलना। जिस क्षण स्वॉर्ड इंडिग्नेंट को आश्चर्य हुआ, उनके कानों में अचानक एक धमाका हुआ, जैसे कि अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी, और उन्हें लगा कि उनके दिमाग में भनभनाहट हो रही है। 2 बहुत ही भिन्न प्रकार की शक्ति क्यों आपस में टकराईं और फिर अनियंत्रित रूप से फट गईं।
उनमें से एक पहाड़ की तरह मजबूत था, और यह शक्तिशाली क्यूई था जिसे स्वॉर्ड इंडिग्नेंट ने 10 से अधिक वर्षों तक विकसित किया था। दूसरा कमजोर था, लेकिन ये बेहद तेज था और डिंग हाओ की बर्फीली स्वॉर्ड इंटेंट क्यूई थी। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट को लगा कि बर्फीली तीखी सुई जैसी क्यूई उसके क्यूई से होकर उसके हाथ में गहराई तक घुस गई है। यह बहुत तेज दर्द था और वह मुश्किल से अपनी तलवार पकड़ पा रहा था। डिंग हाओ को झटका लगा। जब वह हवा में था तो खून थूक रहा था। तलवार की मंशा के साथ, वह कई क्षेत्रों को चुनौती दे सकता था और उन्हें दरकिनार कर सकता था। तलवार से क्रोधित व्यक्ति को चोट पहुंचाने में सक्षम था, लेकिन उसकी तलवार की मंशा अधूरी थी और उसकी क्यूई उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कमजोर थी, इसलिए सामने से किए गए उस हमले के दौरान उसके आंतरिक अंगों को बुरी तरह चोट पहुंची। सौभाग्य से, उन दिनों उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव जमा हो गया था। जब उसने देखा कि वह उस हमले को रोक नहीं सकता, तो उसने तेजी से तैरने की विधि का इस्तेमाल किया और फिर उसका शरीर एक पत्ते की तरह हल्का हो गया। ताकत अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी और तलवार के विनाशकारी क्यूई का नुकसान कम हो गया था। तलवार का इरादा। तुमने तलवार के इरादे में महारत हासिल कर ली है। ये कैसे असंभव है? तलवार क्रोधित पागलों की तरह चिल्लाया। उस समय, उससे आखिरकार डिंग हाओ की तलवार की मंशा मिल गई और उसके चेहरे पर वह नकली, अपरिवर्तनीय मुस्कान अविश्वासपूर्ण सदमे में बदल गई। वह पहले जितना शांत नहीं रह सकता था। वह 10 साल से अधिक समय से तलवारबाजी की साधना में डूबा हुआ था और वह हर रात अपनी तलवार के साथ सोता था, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि तलवार की मंशा क्या है। हालांकि, एक जूनियर जिसकी मृत्यु निश्चित थी, उसने वास्तव में पौराणिक तलवार की मंशा में महारत हासिल कर ली थी। वह गुस्से में था। उसे लगा कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। उसके दिल में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। हालांकि, इससे पहले कि वह दूसरा हमला करता, उसके पैरों के नीचे बर्फ की चट्टान हिल गई और फट गई। एक जोरदार आवाज हुई। बर्फ की चट्टान की सतह पर दरारें दिखाई दी और चारों ओर फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने हजारों सालों से मौजूद बर्फ के पहाड़ को जोर से कुचल दिया हो। पूरी बर्फ की चट्टान तुरंत टूट गई, और विशाल बर्फ के टुकड़े गहरी और एकांत घाटी में गिर गए। लानत है। स्वॉर्ड इंडिग्नेंट को बहुत झटका लगा। डिंग हाओ को मारने की परवाह किए बिना उसने जल्दी से अपनी जीभ काट ली। तेज दर्द से उत्तेजित होकर, उसने पागलों की तरह अपनी क्यूई को सक्रिय किया और दूरी में एक सुरक्षित क्षेत्र में पीछे की ओर उड़ गया। प्रकृति के प्रकोप के सामने, मार्शल मेंटक क्षेत्र की पूर्णता में एक मास्टर भी अभी भी एक मुर्गे की तरह कमजोर था। बर्फ और हिम ने 1 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र को ढक लिया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। डिंग हाओ बर्फ और बर्फ से एकदम अभिभूत हो गया। उसे लगा कि चारों तरफ धुंध है। वह 1 मीटर के भीतर साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसके पैरों के नीचे की बर्फ ढह गई और फिर वह हवा में था और चट्टान के नीचे गिर गया। मैयाओ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, दुष्ट मून, जो मरने का नाटक कर रहा था, चिल्लाया और कूद पड़ा, और फिर वह सफेद बिजली की तरह बाहर निकला और डिंग हाओ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका छोटा सा शरीर दहाड़ के साथ तुरंत सैकड़ों गुना फैल गया और एक अजीब सफेद विशालकाय जानवर बन गया। उसकी तुलना में गिरते हुए विशाल बर्फ के टुकड़े रेत के कणों जितने छोटे दिखाई दे रहे थे। अफसोस की बात यह थी कि बिल्ली के पास पंख नहीं थे और वह उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने जल्दी ही अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया। विशाल बिल्ली तेजी से नीचे गिरने लगी। वह घाटी बहुत गहरी थी। दोनों बहुत देर से गिर रहे थे। आप काफी वफादार हैं, डिंग हाओ चिल्लाया क्योंकि उसने गिरने से बचने के लिए अपनी क्यूई को समायोजित किया। मैयाओ, अब मुझे वफादारी पर पछतावा है। राक्षस बिल्ली के 4 पंजे हवा में फैले हुए थे, और पूंछ पतवार की पूंछ की तरह थी, लगातार कोण को समायोजित करते हुए गिरने को कमजोर कर रही थी, लेकिन उसने घबराते हुए कहा, यह बहुत गहरा है। मैं नीचे पहुंचते ही मर जाऊंगा। आदमी और बिल्ली तेजी से नीचे गिर रहे थे मानो वे किसी अंतहीन गड्ढे में हो। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। बहुत समय बीत गया। डिंग हाओ अंततः जाग गया। उसने एक जानी पहचानी खर्राटों की आवाज सुनी। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने राक्षस बिल्ली को देखा जो अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी। उसका कोमल शरीर सिकुड़कर एक गेंद में बदल गया था और उसका सिर उसके नर्म गर्म पेट पर था। वह खुशी से सो रहा था। वह इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है?
डिंग हाओ इविल मून के प्रदर्शन को देखकर अवाक रह गया। उसने अपना शरीर हिलाया और धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे कोई गंभीर परेशानी नहीं थी। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। सिर्फ उसका सिर थोड़ा सा चकरा रहा था, जैसे किसी चोट के बाद हुआ हो। अपनी जंग लगी तलवार को थामे और सतर्क होकर डिंग हाओ ने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत बड़ी बर्फ की घाटी है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे आसमान से आती हुई एक किरण ही दिखाई दी। वह जिस घाटी में रह रहा था वह एक गहरी बर्फ की दरार थी, जो लगभग 50 मीटर चौड़ी थी। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ जाती है। दोनों तरफ बर्फ की दीवारें थीं जो दर्पण की तरह चिकनी थीं। वे नीली बर्फ की दीवारें थीं और वह एक नज़र में बर्फ की दीवारों के अंदर 1 दर्जन मीटर की गहराई तक की चीजें देख सकता था। हालांकि बर्फ की दीवारें कुछ 100 मील मोटी थीं, वह ये नहीं देख पा रहा था कि बर्फ की दीवारों का अंत क्या था। वह जिस जगह पर खड़ा था वह लंबी बर्फ की परत की दरार के नीचे था। उसके पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा था। यह एक विशाल बिल्ली के आकार जैसा दिख रहा था। यह तब बना होगा जब इविल मून नीचे गिरा होगा। खैर, मैं इतनी ऊंची जगह से गिरा, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। क्या ये मैया, हे भगवान, मैं लगभग मर ही गया था। इविल मून आखिरकार जाग गया। जब उसने ऊपर देखा और डिंग हाओ को देखा, तो वह अचानक दयनीय हो गया और शिकायत करने लगा, अफसोस, तुम भाग्यशाली हो। मेरा शरीर तुम्हारे लिए एक तकिया था और इसलिए तुम्हें चोट नहीं लगी। लेकिन मैं लगभग टूटकर गिर ही गया था। डिंग हाओ को अचानक समझ आ गया। कितना भाग्यशाली। अगर बिल्ली का विशालकाय रूप न होता तो वह मांस की चटनी में बदल जाता। हाँ, बिल्ली के बड़े हो जाने के बाद इविल मून का पेट काफी नरम हो गया था। लेकिन फिर भी बिल्ली इतनी ऊंची जगह से नीचे गिर गई थी और डिंग हाओ ने उसे कुचल दिया था, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था। इसके अलावा वह स्टील जैसी बर्फ पर बिल्ली के आकार का इतना बड़ा गड्ढा बना सकता था। इतना सब होने के बाद भी वह अभी भी चैन की नींद सो सकता था। कैसा राक्षस है। डिंग हाओ ने एक काला क्रिस्टल उसकी ओर फेंका और इविल मून तुरंत मुस्कुराया और डिंग हाओ के कंधे पर कूद गया। उसने क्रिस्टल को अपने 2 पंजों से पकड़ लिया और उसे बीन्स की तरह चबाना शुरू कर दिया। इस गिरावट के बाद हम स्वॉर्ड इंडिग्नेंट से छुटकारा पा गए, लेकिन यहाँ फंसे रहना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।